ज़रा ये जो DGISI की तकरीरी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर ज़रा आते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा का जो बयान था, जादू टोने, जंतर मंतर, जन्नात, ये ज़ाहिर जिस लेवल की मरीम साहिबा लीडर हैं, ये उनको सूट करता है इस तरह की गुफ्तगू करना? देखिए, इस वक्त तो इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस बात की गवाही नहीं देगा कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं वो कुछ अमलियात के मातहत होते हैं, और ये चीज़ हर संजीदा पाकिस्तानी के लिए बहुत काबिल तवज्जो भी है और काबिल तशवीश भी है, इसलिए कि हम एक कोई आम कंट्री नहीं है, हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं और दुनिया देखती है कि हमारे मुल्क के जो फ़ैसला साजी के अमल है उसमें किस तरीके से फ़ैसले किए जाते हैं। अभी आप देख लीजिए, पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला हैं उनका नाम भी एन से है, जो KP के अंदर वज़ीर आला हैं उनको जो रखा गया है उनको भी कुछ मशवरे के ऊपर बरकरार रखा गया, तो उनकी कारकर्दगी सब उनका नाम तो मीम्स है, उनके आखिर में खान जरूर आता है लेकिन नाम तो उनका मीम्स है। उनका देखिए, मैं वज़ीर आला दोनों का बहुत तनकीद की जद में है कि क्यों है। फिर सदर साहब भी एन के साथ आए जिनका नाम एन से शुरू होता है, इमरान साहब भी हैं, तो एक ये सारी चीज़ें सब वो हैं जो लोग बातें करते हैं। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इस हुकूमत के 3 साल के दौर में जितने भी फैसले हुए हैं तकर्रियों के लिहाज से, उन सब का तमाशा बना है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन में मेंबरान की तकर्री हो, उनकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, कई महीने ओहदे खाली रहते हैं, हुकूमत उसके ऊपर कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं कर सकती। इसी तरह आपने हाल ही में देखा चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए जहाँ पर एक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद था, उस लीगल फ्रेमवर्क को नज़रअंदाज किया गया, कंसल्टेशन नहीं की गई और हुकूमत ने ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर सबसे मुतनाज़ा तरीन तकर्री की। इससे पीछे चले जाएं, जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, हमारे मुल्क में आर्मी चीफ को पहली दफ़ा एक्सटेंशन नहीं मिली, इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और इससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल अशफाक कियानी साहब को एक्सटेंशन दी थी, जिसमें सवाए इसके कि रात को एक 11 बजे या लेट रात गए उन्होंने ऐलान किया, कोई और उसमें गैर मामूली बात नहीं थी, स्मूथली वो एक्सटेंशन हो गई। इस हुकूमत ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तमाशा बनाया, पता नहीं 3 या 4 नोटिफिकेशन जारी हुए, फिर वो मामला अदालत में और सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर वो मामला पार्लियामेंट में आया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का तमाशा बना। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के गिरदो पेश जो खतरात हैं, चाहे वो हमारे खित्ते की सूरत हाल है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो हमारी प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसी है DGISI की तकर्री को इस तरह मजाक बना दिया गया है कि जैसे कोई तहसीलदार की तकर्री है कि कभी अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो रहा है, कभी रुक गया है, कभी जारी हो रहा है। आज तक मुझे तो नहीं याद कि कभी DGISI की तकर्री के ऊपर इस किस्म का तनाज़ा हमने ज़िंदगी में देखा है। हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं, हम दुनिया को क्या दिखा रहे हैं अपने इदारों की वक़्त, जबकि इस वक्त हमें नहायत ही हसास माहौल के अंदर तमाम इदारों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे होना चाहिए। हमने एक सर्कस लगा दिया है, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जो की मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हैं, आर्मी की अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके ऊपर एक मुबहिम सूरत हाल है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। सही, लेकिन एहसन साहब, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म ने जिस तरह इस मामले पर, अगर इस सूरत हाल को ऐसे ले लें कि उन्होंने स्टैंड अपनी अथॉरिटी के लिए लिया कि उनकी मंजूरी के बगैर कोई तकर्री कैसे हो सकती है, तो इसको तो आप उसी सिविलियन बालादस्ती के ज़ुमरे में नहीं ले सकते जिससे मुताल्लिक आप लोग बात करते हैं। वज़ीर आज़म पर अपोजिशन का एक बयानी है कि वो सिलेक्टेड हैं, उन्हें सेलेक्ट किया गया है, उन्हें ये हुकूमत इलेक्शन चुरा कर दी गई है। तो जिस तरह से उन्होंने इस तकर्री के मामले पर आवाज़ उठाई है, तो ये अपोजिशन के बयानी की नफ़ी नहीं हो जाती इस पूरी सूरत हाल में? अगर तो ये मामला होता कोई सिविलियन बालादस्ती का तो उस पर लोग एतमाद कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो सुबह शाम हुकूमत के वज़रा के बयानात भी आपके सामने हैं। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। तो मुझे ये बताइए कि जब इतने करीबी और मिसाली तरीके से हम एतबार कर लें कि किसी प्रोसेस को नहीं फॉलो किया गया होगा
या वजीर आजम की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया होगा। हमें तो सुबह शाम हुकूमत के तर्जुमान यही बताते हैं। लेकिन ऐसा सब ये सिर्फ हुकूमती तर्जुमानों का बयानिया तो नहीं है, ये तो अपोजिशन भी बार बार ये बताती है ना कि ये जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को मिलिट्री की तरफ से है, हमारी फोर्सेस की तरफ से है, माजी में शायद किसी भी हुकूमत को नहीं रही। ये तो अपोजिशन का भी शिकवा रहा है। ये तो इसी बात पे हम कहते हैं ना कि हुकूमत भी दावा करती है, और ये सबने देखा भी है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसने इस हुकूमत को कामयाब करने के लिए बेहद अहम किरदार अदा किया। लेकिन जब इस किस्म के ताल्लुकात हैं उसमें अब या तो वो खुलकर कहें कि क्या प्रोसेस वायलेट किया गया है, क्या चीज़ हुई है, वो भी नहीं कौम को बता रहे। लेकिन अपनी किसी ना हो कि अगर आप एक कंसल्टेटिव प्रोसेस को सही नहीं कर सकते, या आपने पहले इकरार किया है, बाद में अब आपका सेकंड थॉट आया है कि आप किसी चीज़ पे हट रहे हैं, तो ये तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी को किसी और पे नहीं फेंक सकते। सही। और अब ऐसा सब ज़ाहिर है कि माजी में अभी चंद हफ्तों पहले तक अपोजिशन की जानिब से ये जो हुकूमत बार बार बताती थी कि हम एक पेज पर हैं, अपोजिशन का शायद एतराज़ यही होता था कि ये एक पेज पर क्यों है, ये इतनी सपोर्ट इनको क्यों है। अब ऐसा महसूस हो रहा है वो एक पेज हिलता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर भी अपोजिशन एतराज़ कर रही है कि जी ये इनके आपस में मिसाली ताल्लुकात ये बताते थे लेकिन लग रहा है कि हैं नहीं। तो आखिर अपोजिशन का क्या बुनियादी नुक्ता है? हम तो देखिए इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नेंस को खुदा के लिए तमाशा ना बनाएं। हम एक बहुत दुनिया का अहम मुल्क है, 7 ताकतों में से एक ताकत है, और हर कोई हमारे गवर्नेंस के निज़ाम को और हमारे फैसला साजी के निज़ाम को बहुत दूरबीन के साथ और माइक्रोस्कोप दोनों के साथ देखता है। तो इसलिए जब इस किस्म की गैर संजीदगी इतनी अहम तकर्रियों पे नज़र आती है तो उससे मुल्क की साख मुतासर होती है। इसलिए हमें इस बात पे तशवीश है कि ये हुकूमत मुसलसल इस बात का इजहार कर रही है, इस बात का सबूत दे रही है कि ये किसी भी अहम कौमी तकर्री को जो उसका ज़ाब्ता है, जहाँ पे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, ये अपनी कंसल्टेशन करने की सलाहियत में मुकम्मल तौर पे नाकाम होती नज़र आ रही है। हर वो तकर्री जिसमें या आइन या कानून किसी किस्म की कंसल्टेशन दरकार करता है या उसका जॉब की जो नेचर है वो रिक्वायर करती है, ये हुकूमत उसमें नाकाम नज़र आ रही है। और नतीजा ये है कि पाकिस्तान इस बेयकीनी का सामना करता है और उसकी अहम तकर्रियाँ जो हैं वो बिला वजह मुतनाज़ हो जाती हैं। तो ऐसा सब ये मिस हैंडलिंग या ये मिस मैनेजमेंट, ये इसको अपोजिशन या आप लोग क्या समझ रही है, इंटेंशनली हुकूमत ने की है या ये कोई गलती हो गई, या ये जो ऑर्डिनेंस था चेयरमैन नैब वाला ये उससे कहीं तवज्जो हटाने की कोई कोशिश थी तो ये ज़्यादा तवज्जो उस पर थी तो ये वाकया रोनुमा हो गया? कि इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि 3 सालों के बाद हुकूमत को अब ये अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि वो अब इक्तसादी तौर पे कारकर्दगी के लिहाज से, अपने मंशूर के लिहाज से किसी किस्म की डिलीवरी नहीं कर सकती। महंगाई देख लीजिए बेकाबू हो चुकी है, बेरोज़गारी और गुर्बत बेकाबू हो चुके हैं, मुल्क का खसारा बढ़ता जा रहा है, कर्ज़ों का बोझ ये उस खसारे को पूरा करने के लिए मज़ीद उसमें इजाफा कर रहे हैं। और इस नाकामी पे पर्दा डालने के लिए या इससे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत को एक नए बयानिए की ज़रूरत है। और मुझे इस बात का खदशा है कि हुकूमत शायद चाहती है या वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि कोई ऐसा उनको मौका मिले जिससे वो शहीद बने और शहीद बन के लोगों के पास सिविल बालादस्ती का मुकदमा लेकर जाएं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके किसी ऐसे दावे में यकीन लोग करेंगे, चूँकि लोग उनकी कारकर्दगी देख चुके हैं और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये अब सिर्फ अवाम की तवज्जो दूसरे इशूज़ की तरफ हटाने के लिए, अपनी कारकर्दगी से डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म के स्कैंडलस काम कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।